सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, जहां नई सरकार बनने के बाद एक ही चीज चल रही है और वो है बुलडोजर। जो लोग सालों से अवैध कब्जा जमाए बैठे थे, अब बुलडोजर उसे मिट्टी में मिला रहा है। बिहार में भूमाफियाओं पर बुलडोजर सिर्फ एक जिला या फिर एक शहर में नहीं चल रहा, पूरे बिहार में इस वक्त नई सरकार बनने के साथ ही अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। सड़क की सफाई हो रही है, सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। देखिए बिहार में कैसे गरज रहा है बुलडोजर, हमारी इस रिपोर्ट में। गया, सीतामढ़ी, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में कब्जाधारियों पर बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर सड़कों की सफाई कर रहा है, फुटपाथ को क्लीन कर रहा है। 12 आदमी को छोड़ के रहे हैं, 70 जोड़िए के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर के मारीपुर में जब पेला पंजा अवैध कब्जे पर गरजना शुरू किया तो हंगामा बवाल शुरू हो गया। अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर दस्ते को घेर लिया, जमकर हंगामा किया। बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा, भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। कुछ लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़ गए, ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, बुलडोजर पर हमला कर दिया गया, भीड़ पत्थर बरसाने लगी। अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार से पहले ही भीड़ ने बुलडोजर का शीशा तोड़ दिया। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, बुलडोजर के टायर का हवा खोल दी। इतना ही नहीं, बुलडोजर के भारी भरकम पहिए को भी खोलकर अलग कर दिया गया। बुलडोजर दस्ते के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण कुछ देर के लिए बुलडोजर एक्शन को रोकना पड़ा। आनंद फानन में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, तब जाकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। अभी हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग तो पावर चौक पे थे, अचानक 2 जेसीबी और 2 स्कॉर्पियो से अधिकारी लोग आए। एक सेकेंड, 2 स्कॉर्पियो और 2 जेसीबी यूएन छपरा की तरफ से चल कर आई। उसी बीच में अभी हम लोग चौक पे थे तो पता चला पावर चौक पे थे कि यहाँ पे हाथापाई हुआ था। हम लोग उधर से भागते हुए आए, तुरंत देखे जब तक कि चक्का का हवा हुआ, शीशा उसा फुटा हुआ है। अभी किससे कैसे हाथापाई हुई हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हाथापाई भी हुई है और ड्राइवर को भी 1-2 था शायद मारा गया है। हम लोग मारीपुर से स्टार्टिंग ही किए थे, अतिक्रमण खाली कराओ अभियान चल रहा है। इसमें हमारे विभागीय जो फोर्स मिला है उसके माध्यम से हम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे मुर्गिया के जाल सड़क पर लोग के अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो हम लोग कहे वार्निंग दी कि हटा लो, वरना तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग हटा लिए, जो जिद पे आ गए उनको हल्का जेसीबी से चाप दिया गया, जिस कारण वहाँ के कुछ लोग आक्रोशित हो गए और बगल से जो हम लोग खाली करवा रहे थे उसी में कुछ यहाँ का असामाजिक तत्व कहिए, उसको या स्थानीय दुकानदार कहिए, उनके द्वारा गाड़ी की जेसीबी का भेल खोल दिया गया, जिस कारण हवा बंद निकल गई। इसी कारण यहाँ पे रुका हुआ है अभियान। इसके बाद बन जाता है, हम लोग आगे तुरंत चालू है। अब इसे देखिए, सड़क किनारे अवैध तरीके से कब्जा कर चिकन की दुकान खोल दी गई थी। सड़क किनारे मुर्गियों को रखने के लिए परमानेंट लोहे की जाली लगा दी गई थी। मुजफ्फरपुर में छोटे दुकानदार तो सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर ही रखे थे, बड़े बड़े शोरूम वाले भी फुटपाथ को अपनी दुकान के अंदर शामिल कर लिए थे। किसी ने दुकान के सामने रैंप बना दिया था, तो किसी ने सीढ़ियों का निर्माण करवा दिया था। कपड़े का शोरूम हो या फिर ज्वेलरी का या फिर बर्तनों का स्टोर हो, बुलडोजर सभी पर चला। सड़क पर जाम क्यों न लगे, कब्जे के बाद दुकान के बाहर पार्किंग स्टैंड बना दिया गया था, लेकिन जब बुलडोजर आया तो फिर गाड़ियों को भी अपने साथ लेकर चला गया।
मारीपुर बाजार में प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जे को हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन दुकानदारों ने इसे हल्के में लिया। फिर क्या था, फुटपाथ को समतल करने के लिए बुलडोजर को आना ही पड़ा। अतिक्रमण अभियान रेगुलरली चलाया जा रहा है। ये हम लोग का प्लान है कि कुछ ही लोग उसमें जो जाम और कंजेशन की समस्या है उसको हम लोग ठीक करा पाए। तो हम लोग दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करा सकें ताकि हमें एक परमानेंट छुटकारा मिल पाए। बुलडोजर तो बिहार के गया जी में भी चला है। गया जी में बवाल को देखते हुए बुलडोजर दस्ता पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचा। गया जी बौद्धों का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, इसलिए गया जी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अब बुलडोजर एक्शन में आ गया है। गया जी में तो अतिक्रमणकारियों ने पूरी सड़क पर ही कब्जा कर लिया था। 20 फीट चौड़ी सड़क 10 फीट की हो गई थी। ये केपी रोड है, शहर का मुख्य बाजार है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण यहाँ आए दिन जाम की समस्या होती थी। लेकिन अब जाम नहीं लगेगा क्योंकि बुलडोजर ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। फुटपाथ पर कैसे कब्जा किया जाता है, यह इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फुटपाथ पर करीब 50 से ज्यादा बोरियां रखी गई हैं। दुकान के अंदर जगह खाली है, लेकिन इसके बावजूद इसे फुटपाथ पर रखा गया है। और जब बुलडोजर पहुंचा तो आनंद फानन में दुकानदार इसे हटाने लगा। ये था क्या कि केपी रोड में हमेशा जाम की समस्या रहती थी। जैसा यहाँ के संघ के लोगों ने भी बतलाया, दुकानदार संघ के थे या ऑटो संघ के थे, तो स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसकी वजह से नगर निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभी आप देख ही रहे होंगे इसका क्या फल है। रोड भी कभी नहीं दिख रहा था, जो कि अभी बिल्कुल जो हम लोगों का संकल्प है साफ, सुंदर और स्वच्छ गया जी का। बुलडोजर पूरे बिहार में दौड़ रहा है। बुलडोजर प्रहार की ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं। सीतामढ़ी के डुमरा में बुलडोजर चला है। डुमरा में सड़क किनारे ऐसी झोपड़ी बनाकर फुटपाथ पर कब्जा किया गया था। कहीं दुकान खोल दी गई थी, लेकिन जब बुलडोजर निकला तो सब कुछ समतल कर दिया। हाजीपुर में तो रमाश्रीष चौक पर तो भूमाफियाओं ने पक्का निर्माण कर दिया था, जिसे बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि गोलंबर को भी बुलडोजर ने तोड़कर हटा दिया। त्रिमूर्ति चौक के पास तो अवैध रूप से ऑटो स्टैंड बना दिया गया था, इसे भी बुलडोजर ने क्लीन कर दिया। प्रशासन का बुलडोजर तो जौहरी बाजार में भी चला है। बाजार के अंदर भूमाफियाओं ने खाली सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया था, बल्कि उसे ठेके पर देकर वसूली भी कर रहे थे। यत्र गाड़ी लगाने और होर्डिंग वगैरह लगाने से जाम की समस्या बनी रहती है। और ये तो कुल मिला के मेडिकल क्षेत्र है जहाँ इमरजेंसी गाड़ियाँ भी आती है। तो जितने प्रकार का जो अवैध अतिक्रमण वगैरह था उसको हटाया जा रहा है, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि आप अपने दायरे में रह के ही काम करें, नहीं तो हमारा अतिक्रमण अभियान जो आगे भी चलता रहेगा। दनादन बुलडोजर बिहार के समस्तीपुर में भी दौड़ा है। थानेश्वर मंदिर से लेकर ताजपुर रोड तक बुलडोजर एक्शन हुआ है। समस्तीपुर में बुलडोजर के रौद्र रूप को देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। समस्तीपुर में दुकानदारों ने न सिर्फ कब्जा किया था, बल्कि पक्का निर्माण भी करा दिया था। कहीं दीवार उठाकर कब्जा किया गया था, तो कहीं फुटपाथ के बाद भी कच्ची सड़क पर रैंप बना दिया गया था, जिसे आज बुलडोजर ने तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर अचानक आया और तोड़ फोड़ मचाने लगा। बुलडोजर एक्शन से पहले दुकानदारों को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। यूपी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। बरेली कैंट में बुलडोजर ने अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों को जमींदोज किया है, तो कुतुबखाना मंडी में भी अवैध दुकानों पर बुलडोजर ने प्रहार किया है। बरेली कैंट का धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास का यह इलाका है। यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए घरों को एक एक कर ध्वस्त कर रहा है।
ये जो गली दिख रही है ये गली नहीं बल्कि सड़क है, लेकिन आधी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमणकारियों ने घर बना लिया था, लेकिन आज बुलडोजर यहाँ भी पहुंच गया। बरेली कैंट इलाके में 20 से ज्यादा अवैध घरों को बुलडोजर ने ढहाया है। बुलडोजर सबके साथ न्याय करता है। ऐसा नहीं कि अचानक बुलडोजर आया और घरों को तोड़ने लगा। अवैध कब्जाधारियों को 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद पीले पंजे को मोर्चा संभालना पड़ा। रक्षा भूमि पे जो अवैध निर्माण कर रहे हुए थे, अभी हमने लास्ट टाइम 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तो उन्होंने कुछ समय मांग लिया था कि हमें कुछ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर हम अपना खाली करके बंदोबस्त करके चले जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो खाली करके चले भी गए हैं। एक आध जने जो रह रहे हैं उनको हमने सामान निकालने का मौका देने के बाद में और अवैध निर्माण जो हो रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। ये बरेली का कुतुब खाना मंडी है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर भी हुआ है। सड़क के किनारे ये जो दुकानें दिख रही हैं, ये अस्थायी और अवैध है। सड़क दोनों तरफ दुकानों के कारण सड़क संकरी हो गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब बुलडोजर दस्ता पहुंचा तो हड़कंप मच गया। दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल फुटपाथ पर तफरीर भाई ने पहले अवैध रूप से कब्जा किया और फिर ठेके पर दुकानदारों को दुकान दे दिए। भूमाफिया तफरीर दुकानदारों से वसूली भी करता था। कितने रुपए? 60 रुपए रोज। 60 रुपए रोज। उसके ये सब दुकानदार हैं, दुकानदार भाई हैं, सब जो खड़े हुए 60 रुपए दे रहे हैं। 60 रुपए रोज देने के बाद 60 रुपए डेली दे रहे हैं। मंडी वाले को 60 रुपए मिलते हैं, उसके बाद क्या नहीं है। ठेकेदार लेता है 60 रुपए। 60 हाँ, ठेकेदार 60 रुपए लेता है। क्या नाम है ठेकेदार का? 60 रुपए लेता है ठेकेदार। क्या नाम है? ठेकेदार है कबीर है नाम उनका। कबीर भाई। भीड़ हंगामा बवाल पुलिस वालों के जमावड़े की ये तस्वीरें दिल्ली की है। दिल्ली में मंदिर और दरगाह पर बुलडोजर एक्शन होते ही लोग भड़क गए। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए पहुंच गए। इस दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। रतननाथ मंदिर के बाहर जो लोग खड़े थे अचानक से बैरिकेड के पास पहुंच गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। हाथ में झंडे लिए हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की थी लोगों ने। फिर तुरंत ही दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्स जो यहाँ सुबह से तैनात हैं उनको लाया गया और इनको यहाँ से हटाया गया है। दरअसल जो ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड की दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के झंडेवालन में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल हो गया। बाबा पीर रतननाथ के मंदिर दरगाह पर बुलडोजर चलते ही लोग भड़क गए और लोग सड़क पर उतर गए, हंगामा करने लगे। इस दौरान विधायक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायक जी को देखकर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। अरे अरे भाई हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे लोग। सुबह 9 बजे से टूटने आप टाइम मिला तुमको। सुबह 9 बजे से हम परेशान हैं यहाँ पे करते हो। राजनीति ये तुम कर रहे हो। बकवास कर रहे फालतू में। इतने बताओ ना मंदिर कहाँ टूटा? बताओ मेरे घर थोड़ी है। बताओ ना कहाँ टूटा मंदिर? यहाँ पे बताओ ना झूठ बोल रहे हो तुम। मंदिर बनने जा झूठ बोल रहे हो। गुजरात में भी पीला पंजा एक्शन में दिखा। यह बुलडोजर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास गरज रहा है। अहमदाबाद में बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। 2023 में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करनी है और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन का अप्रूवल मिलते ही आप देखिए अहमदाबाद प्रशासन जो है उसने अपना जो रिस्ट्रक्चरिंग का काम है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनेगा यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि इन खेलों के आयोजन का एक अभिन्न भाग है। हो सकता है ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इसी स्टेडियम में होगी और उसके आसपास के एरिया में आप देख सकते हैं जो भी टीपी स्कीम में चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से
जो डिमोलिशन किया जा रहा है इन मकानों का, और इनको इनफैक्ट यहाँ पे पीछे अगर मैं दिखाऊं इस तरफ यहाँ पे, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था भी करके दे दी गई है। पीछे जो नए मकान बन रहे हैं इन सभी लोगों को यहाँ उन वैकल्पिक मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पूरा जो है जो कॉमनवेल्थ गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव जो बन रहा है उसके तैयारी का एक पहला प्रोसेस जो है वो शुरू कर। पूरे देश में अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। जहां जहां अवैध कब्जा है वहां वहां बुलडोजर दौड़ रहा है। भूमाफिया और कब्जाधारियों की अब खैर नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 सालों से विनाशकारी जंग जारी है, लेकिन यह युद्ध उस वक्त और घातक हो गया जब यूक्रेन ने काला सागर में रूसी टैंकर्स को निशाना बनाया। इसके बाद अब रूस यूक्रेन का सर्वनाश करने पर उतारू हो गया है। यूक्रेन ने कैसे रूस के 2 तेल टैंकरों को बीच समंदर में उड़ा दिया, रूसी सेना किस तरह से यूक्रेन के चिथड़े उड़ा रही है, क्या अमेरिका दोनों देशों के बीच वाकई में समझौता करा पाएगा? रूस यूक्रेन के युद्ध के हर पहलू को हमारी इस अगली रिपोर्ट से समझिए। काला सागर में रूसी टैंकर्स पर हमला, समंदर में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। भड़के पुतिन ने लिया बदला, भारी बमबारी से कीव दहला। रूस और यूक्रेन के बीच 1363 दिनों से भीषण जंग जारी है, जहां जिसको मौका मिलता है दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन यह युद्ध उस वक्त और ज्यादा घातक हो गया जब यूक्रेन ने काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों को उड़ा दिया। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी तेल टैंकर विराट पर ड्रोन से हमला किया और बीच समंदर में ही दोनों टैंकरों को ध्वस्त कर दिया। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें ब्लैक सी की हैं, जहां यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया। समंदर में अटैक की तस्वीरों को गौर से देखिए। रूसी टैंकर समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रही है। तभी अचानक टैंकर के बीच वाले हिस्से में बड़ा ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते आग का गोला बन जाता है। धमाके के बाद समंदर में धुएं का बड़ा सा गुबार उठता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यूक्रेन ने अपने घरेलू स्तर पर बनाए गए सी बेबी नेवी ड्रोन से रूसी टैंकरों को निशाना बनाया। तुर्की के काला सागर तट के पास यूक्रेन ने एक के बाद एक लगातार ड्रोन अटैक किए। जहाज काला सागर तट से लगभग 35 नॉटिकल मील दूर पर ये हमले किए गए। इस हमले में गैबियन फ्लैग वाले रूसी ऑयल टैंकर विराट और कैरोस पूरी तरह से तबाह हो गए। जंग के बीच यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस इन दोनों जहाजों के जरिए तेल की तस्करी कर रहा था। यूक्रेन का कहना है कि उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने और रूस की वित्तीय क्षमताओं को कम करने के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहा है। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस और यूक्रेनी नेवी का संयुक्त अभियान था। ये हमला रूसी तेल के परिवहन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मॉस्को प्रतिबंधों से बचने के लिए फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले जहाजों का जाल बिछाए हुए है। दोनों ऑयल टैंकर्स गैम्बिया के झंडे वाले थे और रूस के नोवोरोसियस्क बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। वहीं इस हमले के बाद रूस पूरी तरह से तिलमिला गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत
तमाम प्रमुख शहरों पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर ही रूस ने ड्रोन अटैक का बदला ले लिया है। कीव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें कीव की हैं, जहां रूसी ड्रोन हमले के बाद एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। कीव में ये विश्वगोरोड इलाका है, जहां ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। रूसी हमले से यहां भारी तबाही मची है, जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो आग कई मंजिलों में फैल चुकी थी। रूसी हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इससे पहले रूस ने कीव पर भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। जंग के बीच दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार तोपों से बम बरसा रही हैं। तोपों की दहाड़ से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूसी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं पर यूक्रेनी सैन्य हमलों का जवाब दिया जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, औद्योगिक इलाकों और एनर्जी फैसिलिटीज सेंटर्स को निशाना बना रही है। रूस का दावा है कि बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेनी हमले को विफल किया और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, लॉन्ग रेंज ड्रोन डिपो समेत यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन घबरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद काम अभी भी जारी है। ये एक बड़े पैमाने पर हमला था, जिसका मुख्य निशाना एनर्जी फैसिलिटीज थे। रूस अपनी रणनीति नहीं बदल रहा है और सर्दियों से पहले यूक्रेन को इस तरह का दर्द देने की कोशिश कर रहा है। ये जरूरी है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। यह जरूरी है कि हम उन्हें मार गिराएं। 19 मिसाइलें मार गिराई गईं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। लगभग 560 ड्रोन भी मार गिराए गए, जिनमें लगभग 300 शाहेड शामिल थे। दुर्भाग्य से सभी ड्रोन नहीं मार गिराए गए और वायु रक्षा को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। तेल टैंकरों पर हमले के बाद रूसी सेना यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रही है। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले कर रही है। कीव में तबाही की ये तस्वीरें देखिए। रूसी ड्रोन अटैक से कीव का ये इलाका धुआं-धुआं हो गया है। कीव के आसमान में सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर बमबारी शुरू हो जाती है। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल रही है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगी हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगी हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों पर गिरी हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। मलबे का ढेर बन चुका है। काला सागर में रूसी तेल टैंकरों पर हमले के बाद पुतिन भड़के हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम अहम ठिकानों को धुआं-धुआं कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन डर के मारे भागकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करने वाले हैं। इसका मकसद रूस से शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पहले ही अमेरिका में पहुंच चुकी है
और जिनेवा बिंदुओं पर आधारित बातचीत जारी रहेगी। कूटनीति सक्रिय बनी हुई है। अमेरिकी पक्ष रचनात्मक रुख अपना रहा है और आने वाले दिनों में युद्ध को गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए कदमों को अंतिम रूप देना काफी अहम है। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पास आवश्यक निर्देश है और मुझे उम्मीद है कि टीम यूक्रेनी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेगी। और उस वक्त की बड़ी खबर, रांची वनडे में विराट कोहली का शतक और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया है। विराट कोहली ने वनडे का 52वां शतक जड़ा है। रांची वनडे में विराट कोहली का यह शानदार शतक और 102 गेंदों पर यह शतक आया है और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को विराट कोहली ने यहां पर तोड़ दिया है 52वें शतक के साथ। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोनिक तूफान दित्वा ने भारत में असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत तटीय राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। दित्वा तूफान को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कैसी है तैयारी, एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। श्रीलंका में साइक्लोनिक तूफान दित्वा ने जमकर तबाही मचाई। थाईलैंड में आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मॉनसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। द्वीपीय देश श्रीलंका समेत साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देश इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। श्रीलंका में जहां चक्रवात दित्वा ने जमकर तबाही मचाई, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया में मौसम जमकर कहर बरपा रहा है। आसमानी आफत से इन देशों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भारी बारिश और बाढ़ से भी भारी नुकसान हुआ है। तबाही की ये तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की हैं, जहां चक्रवाती तूफान दित्वा की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। साइक्लोनिक तूफान ने यहां ऐसा कहर मचाया कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। जल तबाही का यह मंजर श्रीलंका के बदुल्ला इलाके का है, जहां अभी भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से लोगों के घर, बिल्डिंग्स सब पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब के बीच सिर्फ मकान का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। बाढ़ से सड़कों के नामो निशान मिट गए हैं। हर जगह सैलाब का डेरा है। आने जाने के लिए लोगों के पास नाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। यही वो इलाका है जहां साइक्लोनिक तूफान के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। चक्रवात और बाढ़ बारिश से श्रीलंका में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 176 लोग अभी भी लापता हैं। कुदरती आपदा से बचने के लिए तकरीबन 78,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। करीब 1,80,000 परिवारों पर इस आपदा का सीधे तौर पर असर पड़ा है, तो 6,47,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। Due to ongoing cyclone situation, a total number of 179,868 families have been affected, impacting 646,567 individuals across the country. Tragically, 132 deaths have been reported, while 176 persons are still missing. We are already opened 716 safety centers to support those who displaced. According to the Meteorological Department, this is the first time in history. श्रीलंका के बाद साइक्लोन दित्वा अब दक्षिण भारत में कहर बरपा सकता है। चक्रवात की दस्तक के साथ ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। ये तस्वीरें चेन्नई की है, जहां लगातार तेज बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साइक्लोन दित्वा के चलते समंदर में हलचल तेज हो गई है। समंदर में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर मछुआरों समेत लोगों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं और 47 उड़ानों को रद्द किया जा चुका है।
जिसमें 36 घरेलू और 11 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार चेन्नई समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर तैनात हैं। अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये साइक्लोन वजह से, जैसे आपने बताया, हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है तमिलनाडु का कोस्टल एरिया और पुडुचेरी वगैरह में, और आज भी नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी एरिया में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोस्टल तमिलनाडु। इसके साथ साथ कल ये रिड्यूस होगा, आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, और परसों को कोई हेवी रेनफॉल वार्निंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जो डेंजर है वो आज शाम तक मैक्सिमम है, इसके बाद रिड्यूस हो जाएगा और कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा 1 तारीख के बाद। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच चल रही जंग अब खुलकर सामने आ गई है। इमरान जेल में है तो उधर उनके घर के पास मौजूद जंगलों में भीषण आग लग गई है। इस आग में इमरान खान का घर भी जल सकता है। आग लगाने की साजिश का आरोप आसिम मुनीर पर लग रहा है, तो इमरान समर्थक अब मुनीर को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 2 दिसंबर को पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। 2 दिसंबर को फैसला हो जाएगा, इमरान जेल में रहेंगे या फिर पाकिस्तान में वही होगा जो आसिम मुनीर चाहेगा। 2 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान के लिए बेहद भारी है। समझिए सब कुछ इस रिपोर्ट से। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। ये जो आग आप लोग देख रहे हैं, ये अभी बनी गाला के पहाड़ों में लगी हुई है। जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल शेर से। वो सिद्धू कहता था ना, जब मुकाबला ना कर सको तो बदनामी शुरू कर दो। इमरान खान के घर को आग लगा दी गई है। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के घर को जलाने की कोशिश की गई है। ये जो आग आप लोग देख रहे हैं, ये अभी बनी गाला के पहाड़ों में लगी हुई है। दरमियान में इमरान खान साहब का घर है और चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। मुख्तलिफ जराए से पता चला है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। अगर जानबूझकर किसी ने आग लगाई है तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। ये काम बहुत ही बड़ा बुरा तरीके से किया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के घर को और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको महफूज रखे, आमीन। ये बहुत तेज आगे ये फैल रही है। सबसे पहले इधर खान साहब का स्टाफ पहुंचा हुआ है, खुद मजाद खुद हम खुद पहुंचे हुए, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपकी तरफ भेज रहे। ये आग पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर के पास लगी है। आग की लपटें इमरान खान के घर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये आग अचानक लगी या फिर लगाई गई है? यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही इमरान खान का घर है। अब सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? इमरान खान अडियाला जेल में बंद है, लेकिन वो जिंदा है या फिर उनकी मौत हो गई है, इसका कोई अता पता नहीं है। और अब इमरान खान के घर के करीब भीषण आग का लगना, पीटीआई समर्थक इसे साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। ये मजीद आग बढ़ गई, उससे बढ़ती जा रही है और कम नहीं होती जा रही। ठीक है, ये 8वीं जगह पे आग लग गई। ये पूरा पहाड़ को जो है ना घेरा हुआ है। ठीक है, पूरा पहाड़ को घेरा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ बंदा क्या करे? इसके साथ बंदा क्या करे? जिस अडियाला जेल में इमरान खान कैद है, वहां से इमरान खान का घर 20 किलोमीटर दूर है और अडियाला जेल के बाहर 25 नवंबर से ही इमरान समर्थक डटे हुए हैं। इमरान खान से मिलने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन मुनीर किसी भी हाल में इमरान को किसी से भी मिलने नहीं देना चाहता है। और इस बवाल हंगामे के बीच इमरान खान के बानी गाला में मौजूद घर के पास आग की खबर इमरान समर्थकों का ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है। ये दोबारा फिर लग गई। हम तो साथ साथ बजाते, ये दोबारा लग गई। बिल्कुल आपको नजर भी आएगा, बहुत ही ज्यादा है। ये वाला बहुत ही ज्यादा है, कंट्रोल से बाहर हो गया। हमें जंगल में घेरा गया हुआ है आग ने। ठीक है, चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। कोई रेस्क्यू टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची।
मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। अगर जानबूझकर किसी ने आग लगाई है तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। ये काम बहुत ही बड़ा बुरा तरीके से किया गया है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब के घर को और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको महफूज रखे, आमीन। इमरान समर्थक पेड़ की टहनियों से आग बुझाने में जुटे हैं ताकि आग न फैले, लेकिन आसपास कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फिर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले 14 दिसंबर 2024 और 27 दिसंबर 2024 को भी आग लगी थी। साल 2025 में भी 2 बार आग लग चुकी है। 17 फरवरी 2025 को भी आग और धुएं का गुबार दिखा था और अब 29 फरवरी 2025 को भी एक बार फिर से आग लग गई, वो भी ठंड के मौसम में। इस आग के पीछे आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में इमरान खान के नामो निशान को मिटाना चाहता है। आसिम मुनीर इमरान खान को डराना चाहता है। इस अग्निकांड से इमरान खान और उनके समर्थकों पर दबाव बनाना चाहता है। पाकिस्तान में इस बार इमरान के समर्थक आसिम मुनीर के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं तो मुनीर के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में सड़क पर उतरने की तैयारी है। 2 दिसंबर को पीटीआई के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इमरान के समर्थक पहले इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, फिर अडियाला जेल पर धावा बोलेंगे। जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो, और उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उस दिन इंसाफ होता है या नहीं होता, उस दिन बहनों की मुलाकात होती है या नहीं होती। इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में अगस्त 2023 से जेल में बंद है। इमरान खान को 14 साल की सजा मिली है। इमरान खान से जेल में आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी। बीते 40 दिन से इमरान खान डेथ सेल में बंद है। 27 दिन से इमरान खान की कोई खबर नहीं है और न ही किसी को इमरान खान से मिलने की इजाजत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आजादी की तहरीक शुरू की है, जिसमें आईन और कानून की बालादस्ती, आजाद अदलिया की बहाली, आजाद मीडिया की बहाली, ये सब शामिल है, तो उसको कामयाब बनाना पाकिस्तान के नौजवान का काम है। और इस नौजवान से ही इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं। आसिम मुनीर साजिश के तहत काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान से पीटीआई को खत्म किया जा सके, इमरान खान को देश से बाहर भेजा जा सके। पीटीआई के बड़े नेता ने दावा किया है कि इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए शहबाज सरकार मजबूर कर रही है। अडियाला जेल के डेथ सेल यानी तन्हाई बैरक में इमरान की रातें कट रही हैं, लेकिन इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी के बाद से सवाल उठने लगा है कि इमरान खान जिंदा है या फिर उन्हें मार दिया गया है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं, और ये जितने जालिम हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं। इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगे कि 9 मई आपने करवाएगा। ये सब झूठ है।
2 दिसंबर की तारीख पाकिस्तान और मुनीर के लिए सबसे भारी है। 2 दिसंबर को पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में कत्लेआम भी मचा सकता है।